हेलो स्टूडेंट, चलिए आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे सम नंबर इलुस्ट्रेशन नंबर 13। ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 13। अब इलुस्ट्रेशन नंबर 13 पर जाने से पहले हमने लास्ट टाइम कौन सा इलुस्ट्रेशन किया था? 12। इसमें ना ये जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया है ना, इसमें बस इधर थोड़ा सा चेंज करना। इधर एक्सपेंस नहीं आएगा, इधर आएगा पर्टिकुलर, और इधर इनकम के बदले क्या आएगा? पर्टिकुलर। ठीक है, ये आपका डेबिट साइड रहेगा, ये आपका क्रेडिट साइड रहेगा। ये हमारे इसके पहले वाला जो इलुस्ट्रेशन 12 था ना, उसका जो आंसरिंग करा ना, उसमें ये वाला जरा करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना, ये मैं करेक्ट करना भूल गया। ठीक है, चलिए अब हम हमारा सम पर कंटिन्यू करते हैं। सम नंबर 13। अब ये काफ़ी लेंथी सम है। ठीक है, तो एक बार आप रीड कर लेना, पहले आप रीड कर लेना। ठीक है, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। चलो इसमें क्या क्या दिखा, इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, ये कोई आपको बैलेंस शीट नहीं दी है, ये एक नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, जो यहाँ तक की आपकी इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट दी है। एडजस्टमेंट मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले देख लेते कि बनाना क्या है, आपको इसमें क्या क्या बनाना है। सबसे पहले सम्स को पढ़े तो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एंड पर्टिकुलर ऑफ द रिपब्लिक कॉलेज, ये कॉलेज की आपको इन्फॉर्मेशन दी है। रिपब्लिक कॉलेज प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट। आपको दो चीज बनानी है, इनकम और एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। देखो मैंने इधर बनाई है, आपको दिखाता हूँ। ये मैंने बना दिया इनकम और एक्सपेंडिचर, ये मैंने बना दी बैलेंस शीट, और एक हमने वर्किंग के लिए जगह छोड़ दी। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। हम एडिशनल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। एडिशनल अजू बोल रहा हूँ, एक बार आप आपकी बुक के अंदर गो थ्रू कर लो, एक बार सम देख लो, ये पूरा रीड कर लो। ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ। एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्या कहा है, देखो ध्यान से देखो। मटेरियल सप्लाई कंज्यूम, आपका मटेरियल सप्लाई कंज्यूम है फ्रॉम द कॉलेज स्टोर्स। टीचर स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट वेलफेयर, गेम्स और स्पोर्ट। मतलब आपका मटेरियल स्टोर्स, मतलब जो आपका मटेरियल और सप्लाई है, घूम फिर के बात हो रही है मटेरियल की। ये इन तीन एक्टिविटी के अंदर आपने यूज किया है। कितने एक्टिविटी के अंदर यूज किया है? तीन एक्टिविटी के अंदर। तो आप पहले तो ऊपर जाके देखो कि क्या आपको मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस दिया है। लेट मी चेक, क्या आपको मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस दिया है? ये देखो, ये रहा मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, फिर उसी के नीचे दिया है मटेरियल का परचेज दिया है। ठीक है, और एक आपको मटेरियल का सेल भी दिया है, ये वाला कॉलेज स्टोर सेल, मटेरियल का सेल दिया है। टोटल इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी है। ठीक है, ये इतनी इंफॉर्मेशन दी है। चलो पहले तो इसका हम वर्किंग करते हैं अलग से। तो आपको मटेरियल कितना दिया है? मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस आपको कितना दिया है? 3 लाख। अरे 3 लाख, ठीक है, ये तो मैं इधर लिख लेता हूं। 3 लाख ओपनिंग मटेरियल दिया, प्लस आपका परचेस दिया है। परचेस आपका कितना था? ये आपको देखो 3 लाख दिया है ओपनिंग मटेरियल। ठीक है, ये आपको परचेस दिया है 8 लाख। तो टोटल आपके पास से मटेरियल कितना हुआ? अभी कितना होगा मटेरियल आपके पास? 11 लाख मटेरियल आपके पास पड़ा होगा। ठीक है, उसमें से अब ये नीचे देखो, उसमें से आपने इतना मटेरियल कंज्यूम किया, यूज कर लिया इतना मटेरियल। 2,75,000 25,000। इधर मैं लिखता हूं 2,75,000 25,000। टोटल कितना कंजम्पशन हुआ? 3 लाख का कंजम्पशन हुआ। तो हम कंजम्पशन को माइनस कर देते। 3 लाख हमारा माइनस हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा? 3 लाख चला जाएगा तो 8 लाख बचा वापस से। ठीक है, आगे देखो। अब आपको ये वाला इंफॉर्मेशन दिया है कि हमने कुछ मटेरियल बेचा भी है, सेल किया है। हमने कॉलेज स्टोर्स मतलब कुछ प्रोडक्ट हमने बेच दिए, कुछ मटेरियल हमने बेच दिया। बेचा कितने का है? 7,50,000 का। तो मैं इधर लिखता हूं सेल ऑफ मटेरियल स्टोर्स 7,50,000। अब ध्यान से सुनना, जब भी हम कोई चीज बेचते हैं वो हम प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं।
तो ये जो सेल होगा इसमें प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा। तो हमको इसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस करनी पड़ेगी। क्या माइनस करनी पड़ेगी? कॉस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल सेल। जो मटेरियल बेचा है उसकी कॉस्ट प्राइस। मटेरियल कितना बेचा? 7,50,000। देखो ऐसा ही होता है प्रैक्टिकल मार्केट में। कोई चीज आपके पास 100 रुपए की है, उसमें 10 रुपए का प्रॉफिट ऐड करते हो, तो आपने 110 में बेची, इस तरीके वाली बात है। ठीक है, मटेरियल आपका कितने रुपए का है आपको नहीं पता, मटेरियल में प्रॉफिट कितना ऐड हुआ है आपको नहीं पता, मगर मटेरियल कितने में बेचा ये आपको पता है, 7,50,000। अब इन दोनों में से कोई एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो बाकी की इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ सकते हो। चलो उसके लिए कुछ नीचे एक इन्फॉर्मेशन दी है आपको। इन्फॉर्मेशन आपकी थर्ड दी है, पढ़ो क्या दिया है। स्टोर्स एंड सेलिंग प्राइस आर टू बी फिक्स ऑन गिवन ऑन नेट प्रॉफिट ऑन द 10% ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब आपका प्रॉफिट 10% है, सेलिंग प्राइस पे कितना है? 10%। अब इसको इधर समझने की कोशिश करो। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका प्रॉफिट है, और ये आपका सेलिंग प्राइस है। सपोज सेलिंग प्राइस आपका 100 रुपए है, प्रॉफिट आपका 10 रुपए, 10% बोला है ना, प्रॉफिट आपका कितना परसेंट है? 10%। किस पर है? ऑन सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 90। आपको ये दिया है, आपको ये दिया है 7,50,000, और आपको ये ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? 7,50,000 तो ये आप ऐसे ढूंढेंगे, 90 सॉरी 100 है, 7,50,000, तो 90 हाउ मैनी। अब कैलकुलेटर पे करो क्या होता है। 7,50,000 90 मल्टीप्लाई बाय 7,50,000 डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 90, तो इसकी रकम आई 6,75,000। ये आपका आगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो इधर हम लिखेंगे 6,75,000, ये हम माइनस करेंगे। डायरेक्ट करना तो इसको डायरेक्ट 90% करेंगे तो भी आएगा। सर कैसे? आपके पास कोई चीज 100 रुपए की है, जिसमें से 10% आपने प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 90। अब इसको परसेंटेज में डाल दो, है ना। अब डायरेक्ट भी 90% करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो आपका 8 लाख में से 6,75,000 आपने माइनस करना है। तो 8 लाख में से 6,75,000 आपको माइनस करना है। कितना बचा? 1,25,000। तो इतना मटेरियल आपके पास पड़ा होगा। ये मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस है। ये मटेरियल का क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है। आई होप पहले तो ये वाली चीज समझ में आई होगी। सर ये मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस हम कहाँ लिखेंगे? हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। पहले समझ में आया क्या किया? मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख का है। मटेरियल का परचेस कितना है? 8 लाख का। टोटल कितना हुआ? 11 लाख का। जिसमें से आपने कितना वापरा? 2,75,000, 25,000। टोटल आपने 3 लाख वापरा, तो मटेरियल कितना बचा होगा? 8 लाख। फिर आपने कुछ मटेरियल बेचा है 7,50,000। अब ये बेचा है मतलब उसमें प्रॉफिट होगा। आप प्रॉफिट माइनस कर दो। प्रॉफिट माइनस करेंगे, प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है? 10% है। तो 10% मतलब क्या होगा? 100 में से अगर 10% निकालो तो बचा कितना? 90%। तो सीधा मैं 90% करूंगा तो मुझे इसकी कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। तो जो मटेरियल मैंने 7,50,000 में बेचा था, है ना, वो मटेरियल की मेरी एक्चुअल में प्राइस कितनी थी? 6,75,000। ठीक है, तो हमने सब माइनस किया, तो हमारे पास से मटेरियल कितना बचा? हमारे पास मटेरियल बचा 1,25,000। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। ये आपके बैलेंस शीट में जाएगा। ये आपके बैलेंस शीट में जाएगा। तो हम बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में हम इधर लिखेंगे मटेरियल, और डायरेक्ट वर्किंग लिख लेंगे 1,25,000। दैट्स इट। ठीक है, 1,25,000। आई होप पहले तो ये वाली चीज समझ में आई होगी। अब जो मटेरियल हमने यूज किया है और जो बेचा है उसका भी हमको वर्किंग करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, अब ये वाला जो मटेरियल अलग अलग जगह यूज हुआ है, वो इधर, 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 ये 3 लोगों ने यूज किया है। कहां है? इधर देखो, ये टीचिंग के अंदर यूज हुआ है, स्टूडेंट ने वेलफेयर के अंदर यूज हुआ है, और गेम और स्पोर्ट्स के अंदर यूज हुआ है। तो क्या इसकी कोई इंफॉर्मेशन आपको दी है? जरा चेक करो। टीचिंग स्टफ, तो क्या टीचिंग के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन आपको दी है? चेक करो। ये रही सैलरी टीचिंग। ठीक है, तो हम इसको अलग करके लिखेंगे। ये खर्चा है सैलरी टीचिंग का 9,70,000। अब ध्यान से देखो, अब इसको लिखेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर में। इधर लिखेंगे टू सैलरी, ब्रैकेट में लिखेंगे टीच, या फिर हम इसको ऐसा हेडिंग लगा देते, टीचिंग स्टाफ।
हम लिख देते टीचिंग स्टाफ। टीचिंग स्टाफ पे आप दो खर्चे कर रहे हैं। कितने खर्चे कर रहे हैं? दो खर्चे। एक तो हम उनको सैलरी दे रहे हैं और दूसरा वो लोग मटेरियल यूज भी कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए खर्चा है। तो मटेरियल भी यूज कर रहे हैं, तो वो कितना मटेरियल यूज कर रहे हैं? 2 लाख का मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए खर्चा होगा क्योंकि वो वापर रहे हैं, हमारे टीचर है, ठीक है, क्योंकि हम कॉलेज का बना रहे हैं, ठीक है, हम कॉलेज का इनकम और एक्सपेंडिचर बनाए, तो जो टीचर हमारे यहाँ काम करता है उसको बॉल पेन, पेंसिल, रबड़ ऐसा सब देना पड़ेगा, वो मटेरियल हमारा यूज होगा, ठीक है। अब उसको सैलरी कितनी दे रहे हैं? 9,70,000। तो टोटल अपना कितना हो गया? 11,70,000। चलो, इज इट कंप्लीट? उसी तरीके से टीचर का हो गया। अब उसके साथ क्या है? चलो, टीचिंग स्टाफ का हो गया। उसके बाद है स्टूडेंट वेलफेयर। क्या स्टूडेंट वेलफेयर करके कोई आपको वर्किंग दिया है? चेक करो, ये देखो, स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस, स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस 38,000। तो हम उसको इधर लिखना पड़ेगा 2, स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस 38,000। उसमें ये लोग मटेरियल कितना यूज कर रहे हैं? 75,000 का मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया? 38,000 प्लस 75,000, तो 1,13,000 हो गया। तो टोटल इतना खर्चा हो गया, ठीक है। तो चलो, ये भी होगा। जो जो हो गया उसको हम कैंसिल करते जाते हैं ताकि हमको पता चले कि ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है गेम्स और स्पोर्ट्स। अब गेम्स, तो स्पोर्ट्स और गेम्स करके कुछ होगा, आप ढूंढो उसके लिए। ये वाला गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ऑलरेडी हमारे पास कितना खर्चा है? 50,000 का। इधर हमको लिखना पड़ेगा 2, गेम्स एंड स्पोर्ट्स 50,000 का खर्च, जिसमें हमने गेम जब हमने प्ले करवाई होगी तो हमने उसमें कितना मटेरियल यूज किया? 25,000 का। तो टोटल हमने कितना यूज किया होगा? 75,000, ठीक है। चलिए, ये इस तरीके से वर्किंग होगा हमारा, ठीक है, ठीक है। देखो, ये जो मटेरियल है हमारा, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसको हमने उसके रिस्पेक्टिवली जो भी हेड थे, जो भी खर्चे थे, उसके अंदर हमने प्लस कर दिया और आउटर में जाने दिया, ठीक है। आगे चलो, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये मटेरियल, अब मटेरियल का ओरिजिनल वर्किंग पे चलो। ओरिजिनल वर्किंग पे क्या है? मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3 लाख। परचेस कितना है? 8 लाख। कंजम्पशन कितना है? 3 लाख। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना होगा? ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस तो शायद लिख लिया हमने, चेक कर लेता हूँ, क्लोजिंग बैलेंस लिखी है क्या? हाँ, हो गया। तो क्लोजिंग बैलेंस लिख ली, तो ये भी हमारा वर्किंग हो गया। तो ये हमारा पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है। अब सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्या है? पहला कंप्लीट। सेकंड पढ़ो, ट्यूशन फीस रिसीवेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड कास्ट ₹80,000। अब इधर शब्द देखो, रिसीवेबल, मतलब ट्यूशन फी का 80,000 रुपया लेना बाकी है, 80,000 रुपया लेना बाकी है। तो ऊपर ट्यूशन फी करके कुछ है, लेट मी चेक। इधर देखो, ऐसा कहीं ट्यूशन फी जैसा दिख रहा है, ट्यूशन, ये वाला ट्यूशन फी रिसीव्ड। तो ट्यूशन फी आपकी कितनी रिसीव्ड है? 8 लाख, प्लस उसमें 80,000 रुपया आपको और लेना है, तो टोटल आपको कितना लेना होगा? 8,80,000। तो देखो, ट्यूशन फी का पैसा कितना आया है? 8 लाख ही आया है, रिसीव्ड लिखा है ना, रिसीव मतलब उतना ही आया है। तो हम इसको इनकम और एक्सपेंडिचर में लिखेंगे और इसको इनकम साइड लिखेंगे, बाय ट्यूशन फीस। ट्यूशन फी कितनी रिसीव हुई है? 8 लाख की रिसीव हुई है, और कितनी रिसीव होना बाकी है? प्लस रिसीवेबल 80,000 की। तो इन जनरल आपको टोटल कितना पैसा मिलना चाहिए था? 8,80,000। अब ये जो 80,000 है बैलेंस शीट में भी जाएगा, तो बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा, ट्यूशन फीस रिसीवेबल 80,000, ठीक है। तो ये हमारा ट्यूशन फी हो गया। चलो, जो हो गया उसको कैंसिल करते जाओ, ये भी हो गया। अब नीचे आपको डेप्रिसिएशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, डेप्रिसिएशन के भी कुछ इंफॉर्मेशन दिए। देखो, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन दिया है 5%, प्लांट का डेप्रिसिएशन दिया है 10%, फर्नीचर का
डेप्रिसिएशन दिया है 10% और मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन दिया है 20%। ठीक है, इतना आपको डेप्रिसिएशन दिया है। ठीक है, अब इसको हमको टोटल कितनी चीज़ें दी है, 4, तो हमको 4 चीज़ों का अलग वर्किंग करना पड़ेगा। तो चलो वर्किंग नोट में आ जाते हैं अपने वापस से। एक बार आपको क्या दिया है, बिल्डिंग, फिर आपको क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी, एक बार बिल्डिंग रखे इधर, फिर इधर लिखे प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट ही लिख देता हूं। उसके बाद है फर्नीचर्स, उसके बाद है मोटर, मोटर व्हीकल। अब इनकी हमको क्या पता होनी चाहिए, ओपनिंग बैलेंस पता होनी चाहिए इन चारों की। तो ओपनिंग बैलेंस ऊपर देखो, कहीं पे आपको इनकी ओपनिंग बैलेंस दिख रही है, देखो बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस 16 लाख, प्लांट का है 8,50,000, फर्नीचर का 6 लाख, मोटर व्हीकल का 1,50,000। एक एक करके लिख लेते हैं। 16 लाख इसका है, इसका है 8,50,000, 6 लाख और 1,80,000। ठीक है, अब इनके कितने परसेंटेज है डेप्रिसिएशन के, 5, 10, 10, 20। इधर मैं ऊपर लिख देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं, इधर 5% का डेप्रिसिएशन है, इधर 10% का डेप्रिसिएशन है, इधर 10% का डेप्रिसिएशन है, इधर 20% का डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन सब में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 16 लाख का 5% करेंगे तो कितना होगा, चलो कैलकुलेटर पे फटाक से कर लेते हैं। 16 लाख का 5%, 80,000। प्लांट का 85,000 निकलेगा। ठीक है, इसका आपको कितना निकलेगा, 60,000 निकलेगा। और इसका आपका ये 1 लाख है, ये 1,80,000 है, तो 18,000 निकलेगा। ये आपका करंट ईयर का डेप है, ये आपका क्या है, करंट ईयर का डेप है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन को, करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को हमको लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में। सॉरी, इनकम और एक्सपेंडिचर में हम लिख ले 2, डेप्रिसिएशन, टोटल 4 चीजें कौन सी थी, एक एक करके लिख लेते हैं। पहले आपका क्या था, बिल्डिंग, फिर उसके बाद था प्लांट, उसके बाद था फर्नीचर, उसके बाद था मोटर। इतनी 4 चीज थी। और उसका अमाउंट क्या थी, 80,000, 85, 60, 18, 80,000, 85। ठीक है, उसके बाद क्या थी, 60, और उसके बाद थी, क्या थी, 18। चलो एक चीज चेक भी कर लेते हैं, क्या इनके अंदर कोई परचेज ऐसा तो कुछ नहीं है, अदरवाइज पीछे जाके प्रॉब्लम ना हो जाए। तो सम के अंदर देख लेते हैं कि इनका कोई परचेज और सेल्स का कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दिया, बिल्डिंग कुछ खरीदी, प्लांट कुछ खरीदा, फर्नीचर या मोटर कुछ खरीदा या बेचा, एक बार वो भी देख लेते हैं, अदरवाइज कोई ये नहीं है। गवर्नमेंट इंटरेस्ट, रूम आउटस्टैंडिंग, सैलरी, रिपेयर मेंटेनेंस, गेम एंड स्पोर्ट्स, एक्सप्रेशन, फंड्स, इंस्ट्रूमेंट, प्रोविडेंट फंड, सेमिनार, कंसल्टेंट, लैंड, नहीं कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका 20% है ना, तो 20 के बदले तो इसका तो रकम अलग आ जाएगी। तो इधर है ना, 1,80,000 का 20% करेंगे तो 36,000 आएगा बेटा, माई मिस्टेक है ना, इसको सुधार लेता हूँ, 36,000 आएगा। उधर भी मैं सुधार लेता हूँ, अदरवाइज सम बैठेगा नहीं। इधर आएगा 36,000। ठीक है, अब इसका टोटल मार के हम देखेंगे तो क्या आएगा, बाहर हम लिख लेते हैं इसका टोटल, 80,000, 85,000, 60,000 एंड 36,000। तो इसका टोटल आएगा 2,61,000। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इसमें ये नहीं, इंपॉर्टेंट इसमें ये है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऑलरेडी हमने प्रोविजन करके रखी है। तो ये जो प्रोविजन है ना, ये डेप्रिसिएशन के अंदर प्लस हो जाएगी, डेप्रिसिएशन में क्या हो जाएगी, प्लस। तो इसको हम बैलेंस शीट में किस तरीके से लिखेंगे, अब इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट में लिखना। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, अब ध्यान से देखना।
बैलेंस शीट में हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बैलेंस शीट में हम लिखेंगे बिल्डिंग, और बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी हमारी? 16 लाख थी। उसमें से हमारा डेप्रिसिएशन और उसमें से प्रोविजन फॉर डेप, ये दोनों माइनस हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन इसका कितना था? 80,000 जो माइनस हो जाएगा, और प्रोविजन फॉर डेप इसका कितना है? 4,80,000। तो इतनी चीज माइनस हो जाएगी। तो इतनी चीज माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 10,40,000। ठीक है, इसको बोलते हैं डेप फंड, इसको टोटल डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप, ये इस तरह दोनों चीज हम क्या कर देंगे? माइनस। ये आपको अलग से दी है एग्जाम, अरे सब में ये अलग से दी है आपको। ठीक है, तो इसको अलग से आपने माइनस कर दिया, 4,80,000। ठीक है, चलिए उसी तरीके से जैसे बिल्डिंग लिखा है वैसे हमको लिखना पड़ेगा फर्नीचर। फर्नीचर का जरा देख लेते इसकी क्या बैलेंस थी। फर्नीचर प्लांट एंड, अच्छा प्लांट है 8,50,000। चलो हम लिख लेते पहले प्लांट ही लिख, चलो फर्नीचर लिखा है तो फर्नीचर ही लिख लेते, फिर प्लांट नीचे लिख देंगे, इधर प्लांट लिख देंगे। प्लांट 8,50,000। प्लांट में डेप्रिसिएशन कितना था? 85,000। ठीक है, 85,000। अब उसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स, अरे सॉरी प्रोविजन फॉर डेप कितना है? चलो देख लेते सब में कितना है। प्लांट का प्रोविजन फॉर डेप है 5,10,000। इधर इसमें माइनस होगा 5 लाख, और इन सब को प्लस माइनस करेंगे तो आउटर में कितना जाएगा? कैलकुलेटर पर करना पड़ेगा। 8,50,000 माइनस 85,000 माइनस 5,10,000, तो 2,55,000 आपका आउटर में जाए। ठीक है, अब प्लांट के ऊपर क्या है? फर्नीचर। तो फर्नीचर का बैलेंस भी अब देख ही लेते हैं। इधर है फर्नीचर, आपको दिखेगा फर्नीचर एंड फिटिंग 6 लाख। तो इसमें दो चीज माइनस होगी, एक डेप, एक प्रोविजन फॉर डेप। तो इसका डेप कितना था? 60,000 इसका डेप। और इसका प्रोविजन फॉर डेप कितना है प्लांट फर्नीचर्स का? 3,36,000। 3,36,000। अब इन सबको प्लस माइनस करेंगे, 6 लाख माइनस 60,000 माइनस 3,36,000, तो ये आपका आएगा 2,04,000। ठीक है, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, एक और बाकी है, क्या था हमारा? लेट मी, मोटर। मोटर के अंदर अब नीचे लिखना पड़ेगा हमको बैलेंस शीट में मोटर, और मोटर की रकम क्या थी? 1,80,000। इधर लिखेंगे 1,80,000 माइनस डेप 36,000, और मोटर का अंदर प्रोविजन फॉर डेप नहीं दिया है तो वो नहीं आएगा, वो नहीं दिया है तो नहीं आएगा। तो 1,80,000 माइनस 36,000 डायरेक्ट जाएगा 1,44,000। ठीक है, डायरेक्ट जाएगा 1,44,000। देखो मोटर का डेप नहीं, प्रोविजन फॉर डेप नहीं दिया है, मोटर का नहीं दिया है, तो ये हट जाएगा। बिल्डिंग ये सब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सब खत्म हो गया। ठीक है, चलिए तो इतनी हमने इफेक्ट दे दी, ये सब की हमने क्या दे दी? इफेक्ट दे दी। तो इन सब अब आएगा नहीं। तो चलो ये सारे एडजस्टमेंट हो गए। अच्छा लास्ट वाला एडजस्टमेंट बाकी है। लास्ट वाला एडजस्टमेंट क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। तो गवर्नमेंट की जो ग्रांट होगी वो रेवेन्यू ट्रीट करेंगे, मतलब वो इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगा। चेक करो कहाँ है गवर्नमेंट ग्रांट, ये रही। तो हम इसको इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर लिखेंगे 5 लाख को। तो हम इनकम और एक्सपेंडिचर में चले जाते हैं, इनकम साइड बाय गवर्नमेंट ग्रांट, और गवर्नमेंट ग्रांट को वहां हम कितना लिखेंगे? 5 लाख। कितना था हमारा? 5 लाख था आई थिंक सो। लेट मी, 5 लाख, हाँ हो गया। चलो ये वाला वर्किंग भी हो गया। ठीक है, अब देखो कोई एडजस्टमेंट बचा? कुछ एडजस्टमेंट नहीं बचा। यहां तक के सारे एडजस्टमेंट हो गए। एडजस्टमेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टाइम भी वही लेते हैं, है ना, उसको ही ध्यान से करना। अब बाकी सब तो फटाफट हो जाएंगे, एक एक इफेक्ट होगी बाकी सबकी। ठीक है, एक एक करके देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं।
पहले क्या लिखा है? पहले लिखा है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट। अब ये सेमिनार की आपको इनकम मिली है, क्या सेमिनार का कोई खर्चा दिया है? चेक कर लो, सेमिनार का कोई खर्चा दिया है? लेट मी चेक। देखो सेमिनार का खर्चा दिया है आपको। सेमिनार से इनकम हुई आपकी 4,80,000 की इनकम हुई। सेमिनार से इनकम हुई 4,80,000 की, और सेमिनार का जो खर्चा हुआ है 4,50,000 का हुआ। आपने कोई सेमिनार करवाया जिसकी इनकम आपको ये 4,80,000 और उस सेमिनार को कंडक्ट करने का खर्चा हुआ 4,50,000, तो अल्टीमेटली 30,000 का बेनिफिट हो गया आपको, है ना? अल्टीमेटली क्या हो गया बेटा? 30,000 का बेनिफिट हो गया। इसकी डायरेक्ट इफेक्ट लिख लेंगे, तो इधर आएगा एक तरीके का गेन हो गया बाय सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस इनकम, या सेमिनार इनकम लिख दूं डायरेक्ट। आपकी इनकम कितनी हुई थी? 4,80,000। आपका खर्चा कितना हुआ था? 4,50,000। तो अल्टीमेटली आपकी गेन कितना हुआ? 30,000। ठीक है, ये हो गया अपना। चलो, कंसल्टेंसी रिसिप्ट। कंसल्टेंसी का आपको इनकम मिला है 1,28,000 का। क्या कंसल्टेंसी का कोई खर्चा दिया है? चेक करो, इनकम तो दी है कंसल्टेंसी 1,28,000, क्या कोई खर्चा दिया है? ये रहा कंसल्टेंसी एक्सपेंस। कंसल्टेंसी एक्सपेंस कितना दिया? 28,000। देखो इनकम हुई 1,28,000, खर्चा हुआ 28,000। तब इधर लिखते हैं बाय कंसल्टेंसी इनकम। आपको इनकम कितनी हुई? 1,28,000 की इनकम हुई, उसमें अपना खर्चा कितना किया था? 28,000। तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट कितना हुआ देखा जाए तो 1,00,000। तो आपने डायरेक्ट 1,00,000 की इफेक्ट दे दी। इज इट क्लियर? तो यहां से कैंसिल। चलो उसके बाद क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब ये डिपॉजिट है स्टूडेंट के पास से जो आपने डिपॉजिट ली, ये एक तरीके की लायबिलिटी हो गई, ये बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, 1,50,000 बैलेंस शीट में जाए। तो लायबिलिटी साइड पे कुछ जगह छोड़ के मैं लिख देता हूं सिक्योरिटी डिपॉजिट। और ये डिपॉजिट किसके पास से लिया है? स्टूडेंट पास से लिया है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट की रकम कितनी थी आपकी? लेट मी चेक, 1,50,000। ठीक हो गया? तो चलो ये भी अपना हो गया। अब कैपिटल फंड, ये तो अपना डायरेक्ट लिखेंगे 16,06,000। तो इधर आएगा कैपिटल फंड 16,06,000। ठीक है, आगे चलो। अब इसके बाद है रिसर्च फंड। अब ये भी फंड है 6,00,000, तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। अब इसको नीचे लिख देते हैं रिसर्च फंड 6,00,000। नहीं सॉरी, रिसर्च फंड है 8,00,000, सॉरी माय मिस्टेक। इधर आपका आएगा 8,00,000। ठीक है, अब उसके बाद है बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड भी एज इट इज लिख लेंगे 25,00,000। बिल्डिंग फंड, देखो बिल्डिंग अलग है और बिल्डिंग फंड अलग है। कोई आदमी ने डोनेशन दिया होगा बिल्डिंग के लिए कि बिल्डिंग बनाने में खर्च करना, तो हमने वो पैसा बिल्डिंग फंड में लिखा। ये इस तरीके वाली बात है। ठीक है, बिल्डिंग अलग होता है, बिल्डिंग फंड अलग होता है। उसके बाद क्या है? प्रोविडेंट फंड, ये भी इधर आएगा 5,10,000। प्रोविडेंट फंड 5,10,000। चलो, तो यहां तक का आपका सब कुछ खत्म हो गया। अब नीचे चलो। अब डोनेशन कुछ नहीं बोला है तो हम इसको इनकम और एक्सपेंडिचर में लिख लेंगे 50,000। तो हम इसको इनकम और एक्सपेंडिचर में डोनेशन लिख लेते हैं। बाय डोनेशन 50,000। ठीक है, और क्या है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इनकम हो गई एक तरीके की, तो इसको इनकम साइड लिखेंगे इधर बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना था? 1,85,000, 1,85,000। इसको मैं पूरा लिख देता हूं इन्वेस्टमेंट। ये इंटरेस्ट है, INT मतलब इंटरेस्ट। चलो, तो ये भी हो गया। होटल रूम रेंट, अब देखो ये इनकम है अपनी, कॉलेज है, कॉलेज के अंदर, सॉरी होटल नहीं है, माय मिस्टेक, हॉस्टल है। तो आपने हॉस्टल की फैसिलिटी दी होगी स्टूडेंट को, उसका आपने भाड़ा वसूल किया, तो ये आपकी इनकम है। हॉस्टल रूम रेंट 1,75,000। हॉस्टल रेंट
कितना था, 1,75,000। उसके बाद है मिसलेनियस, सॉरी मैस रिसिप्ट, एक तरीके का कैंटीन। मैस मतलब क्या, कैंटीन। कितने का इनकम आपका, 2 लाख। मैस रिसिप्ट 2 लाख। चलो आगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। ये हो गया कॉलेज एंड स्टोर सेल्स, ये हो गया वर्किंग, हो गया ये अपना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चा करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड, 2,25,000 से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,25,000, ठीक है। चलो ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया था, ये भी कंप्लीट हो गया था। स्कॉलरशिप का बाकी है। स्कॉलरशिप, अब ये स्कॉलरशिप क्या है, ये स्कॉलरशिप एक तरीके का आपने खर्च किया है, एक तरीके का क्या किया है, सॉरी, ठीक है। चलो कहाँ क्या था अपना, लेट मी चेक। स्कॉलरशिप, अब स्कॉलरशिप के अंदर क्या बोला है कि स्कॉलरशिप है आपकी 80,000 की, तो स्कॉलरशिप आपका एक तरीका खर्च है, तो आप इनकम और एक्सपेंडिचर में लिखेंगे स्कॉलरशिप 80,000। उसी तरीके से आगे चले, चलो स्कॉलरशिप होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,12,000, इधर ही आएगा टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,12,000, अब नीचे जगह चाहिए, ठीक है। तो यहां तक अपना हो गया। इधर है मिसलेनियस एक्सपेंस 65,000, तो इधर ही लिखना पड़ेगा मिसलेनियस एक्सपेंस 65,000। उसके बाद है रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, अब देखो इन्वेस्टमेंट है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा 8 लाख, तो असेट साइड जाएगा, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख। अदर इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट भी वहीं जाएगा 18,50,000। अदर इन्वेस्टमेंट 18,50,000। उसके बाद क्या है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट है, बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना था, चेक 5,10,000, ठीक है। तो यहां तक अपना कंप्लीट हो गया। आगे चलो, आगे क्या बाकी है, कंसल्टेंसी एक्सपेंस बाकी है, नहीं हो गया, लैंड बाकी है। लैंड आपका कितना है, 1 लाख, तो बैलेंस शीट में जाएगा लैंड 1 लाख। आगे देखो, आगे क्या बाकी है, मोटर व्हीकल हो गया, ये हो गया, कैश बैलेंस बाकी है, कैश एट बैंक ये बाकी है, इसको बोलते हैं बैंक बैलेंस। बैंक बैंक बैलेंस है 6,42,000। और उसके बाद है लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी, तो ये आपका कितना हो गया, 3,60,000। तो इधर हम लिख देंगे लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी की बुक्स वगैरह की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ बुक्स 3,60,000। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें लिख ली, कोई चीज़ हमारी छूटी नहीं है, ठीक है। चलो देख लेते हैं कुछ चीज़ छूट गया है क्या। ये हो गया, ये हो गया, जो जो हो गया हमने ऑटोमेटिक कैंसिल कर देते हैं। मोटर व्हीकल एवरीथिंग इज टू बी कंप्लीटेड, कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया, नहीं सब कुछ हो गया है। ऑल पॉइंट्स आर टू बी कवर्ड एंड ऑल एडजस्टमेंट आर टू बी एडजस्टेड। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल, अब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बंद करेंगे। तो ये हमारा है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये वाला, ठीक है। अब इसको देखो, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आपको कौन से साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो इनकम साइड, इस वाइट साइड का टोटल ज़्यादा है और इस साइड का क्या है, कम। तो क्वेश्चन मार्क आपको कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ मिलेगा। इज इट क्लियर।
तो टोटल क्या हो रहा है अपना, टोटल इसका आ रहा है 21,95,000। मैं इधर लिख देता हूँ 21,95,000 ये टोटल आ रहा है। इसको इधर भी लिखना पड़ेगा 21,95,000। तो आपको ये जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 3,19,000। ठीक है, तो ये अपना क्या है, ये अपना है सरप्लस। ये क्या है, सरप्लस। और सरप्लस हम कहाँ ऐड करते थे, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के अंदर प्लस करते थे, प्लस सरप्लस कितना 3,19,000। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना होगा 16,06,000 प्लस 3,19,000, तो इसमें आ गया 19,25,000। और आप चेक कर लो क्या दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है। इसको एक तरीके का रखें। चलो अब इधर देखते हैं। अब इधर साइड का टोटल करें कैलकुलेटर पे। तो हमारा टोटल क्या आएगा, हमारा टोटल आ रहा है 61,10,000। और इधर का भी टोटल आ रहा है 61,10,000। दिस इज अवर सम। ठीक है, दिस इज अवर सम। यहाँ सारे पॉइंट्स आपके क्या हो गए, थोड़ा कवर हो गए, थोड़ा लेंथी सम है, मगर ये इस तरीके से किया जाता है। एकदम सिंपल है, जैसा हम नॉर्मली करते हैं उसी तरीके से करना है। ठीक है, बैलेंस शीट ये हमने बना ली है। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट है। ठीक है, अब इसको अच्छे से लिख लो। ठीक है, और इधर हमने बनाया है इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको भी अच्छे से लिख लो। और इधर हमने कुछ छोटे मोटे वर्किंग है, बस एक छोटा सा यही वर्किंग किया, तो ऐसा रख लेता हूँ, सारा वर्किंग एक में दिखाई दे। बस ये अपना वर्किंग है। ठीक है, चलो आज के लिए अपने इतना रखें। आप पहले ये लिख लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर बैलेंस शीट लिख लो, पहले ये वाला पोर्शन लिख लो। ठीक है, पॉज करके लिख लो, फिर ये वाला पोर्शन लिख लो, और लास्ट में ये वर्किंग लिख लो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, आइंदा के सेशन में नेक्स्ट हम देखेंगे।